ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। कल 4 जून है, लोकसभा चुनाव की मतगणना होने जा रही है और इस चुनाव में क्या परिणाम होंगे, इसको लेकर पहली बार इतने बड़े असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। जो भी एग्जिट पोल नेशनल टीवी चैनल द्वारा दिखाए गए, उसमें करीब 370 से लेकर 400 सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका कहना है कि हमें कम से कम 295 सीटें मिल रही हैं और उन्होंने ये जो आंकड़ा जुटाया है वो हर लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़े हैं और जो वहाँ की फील्ड की खबरें आ रही हैं उसके अनुसार उन्होंने यह कहा है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 295 सीटों से कम नहीं मिलने जा रही हैं। बहरहाल सबके अपने दावे थे और एग्जिट पोल को लेकर जो बाद में खुलासे हुए तो इसे मोदी एग्जिट पोल का भी नाम दिया गया कि एक जगह से वो एग्जिट पोल बन के आए थे और सभी टीवी चैनल ने और सर्वे एजेंसियों ने अपने अलग अलग नाम से उनको 10-5 सीटें आगे पीछे करके दिखा दिया और 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था, उसी नारे का नैरेटिव बनाने के लिए ये एग्जिट पोल का सर्वे दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं 1977 की। 1977 का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और आपातकाल के विरोध में ये चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लहर बनी थी। उस समय पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नाम पर लड़ा था। उस समय विपक्ष जो 1-1.5 महीने में इकट्ठा हुआ था चुनाव के दौरान, और सारे जो विपक्षी गठबंधन के दल थे वो सारे के सारे जनता पार्टी में विलय हो गए और उन्होंने एक ही चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था और उन्हें 298 सीटें मिली थी। ठीक वैसा ही विपक्षी गठबंधन आज बना है कि एनडीए बनाम इंडिया, और इंडिया के साथ जितने भी प्रादेशिक राजनीतिक दल हैं वो सब इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, तमिलनाडु में डीएमके है, आंध्र प्रदेश में इनकी खुद की पोजीशन अब अच्छी हो गई है, बिहार में इनका लालू प्रसाद यादव से गठजोड़ है, झारखंड में भी शोभी सोरेन के साथ गठजोड़ है। कहने का आशय ये है कि इस बार इंडिया गठबंधन में जितने भी क्षेत्रीय दल थे वो पूरे के पूरे शामिल हैं और शामिल होने के बाद ये सब मिलके और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने इस बार धार्मिक मुद्दे को बनने ही नहीं दिया कि जैसे भगवान राम के नाम पे या अयोध्या के राम मंदिर को लेकर ऐसी कोई हवा इन्होंने बनने ही नहीं दी, और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई और विशेषकर अग्निवीर से और महिलाओं को जोड़ते हुए महिलाओं और युवाओं के बीच में अपना पूरा चुनाव कैंपेन रखा है और उससे ये भटके नहीं हैं। तो जिस तरीके की ज़मीनी हालात देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन की रैली हुई या जनसभाएं हुई या क्षेत्रीय दलों ने जो चुनाव प्रचार किया, उसमें जनता खुद ये चुनाव लड़ती हुई दिखी है। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1977 और 2024 के चुनाव में यहाँ पर मोदी ही एक चेहरा है और मोदी के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन अलग लड़ रहा है, और जितनी सीटों पर भी भाजपा चुनाव लड़ रही है वो सब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तो इसकी समानता 1977 और 2024 की लगभग एक सी हो गई है। 2009 का जो चुनाव हुआ था और 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें एक फ़र्क था। 2009 तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थीं वो बहुत कम थीं, लेकिन 2014 में एकाएक जंप लगाकर और वो 284 सीटों के आसपास पहुंच गए थे। तो ये जो नॉन कमिटेड वोटर होते हैं, जो किसी लहर के से प्रभावित होकर और एकदम से चले जाते हैं, तो यही चुनाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ असंतोष था। 10 साल का शासन कांग्रेस का हो चुका था और लोगों को ये लगता था कि ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उसकी ऐसी इमेज बना दी गई थी। महंगाई और थोड़ा सा ये बेरोजगारी को लेकर एक जो माहौल बना था, काले धन को लेकर जो माहौल बना था, उस माहौल के कारण नॉन कमिटेड वोटर पूरे के पूरे एकजाई भाजपा की ओर चले गए थे। लेकिन अब 10 साल का फिर से नरेंद्र मोदी साहब का शासन पूरा हो चुका है और जो वादे उन्होंने 2014 के चुनाव में किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। महंगाई कम नहीं हुई, उल्टी बढ़ गई। जिस गैस को लेकर, जिस पेट्रोल को लेकर वो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं के रेट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। जो आम मतदाता है वो अब ये बात सोच रहा है कि जहाँ 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देने की बात कही गई थी, वहाँ रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। तो एक जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम जनता के बीच में 2014 और 2019 के चुनाव में बना था, वह विश्वास इस बार देखने को नहीं मिला। अब तो ये भी सुनने में आता है कि बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती मिल रही है और वहाँ पर भी चुनाव एक हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन कड़ी उसमें फंस गए हैं फाइट में, और चुनाव परिणाम क्या होंगे पता नहीं। अब इसमें लोग 1977 को भी ले आते हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनारायण से चुनाव हार गई थी, संजय गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो अभी अमेठी से ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी चुनाव हारने जा रही हैं, लेकिन ये बात बनारस को लेके कोई नहीं बोलता है। बनारस में अभी भी कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव को जीतेंगे। लेकिन बनारस के अंदर जिस तरीके से वैक्सीन का मामला उठा अभी इसी चुनाव प्रचार के दौरान, और इसी तरीके से जब वो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया गया था तो पुराने सैकड़ों मंदिर तोड़े गए थे, उसको लेके भी कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित होता हुआ नज़र आया है। चुनाव परिणाम क्या होंगे पता नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। यदि हम एग्जिट पोल देखें तो 375 से वो 400 सीटें वर्तमान एनडीए गठबंधन को सारे एग्जिट पोल दे रहे हैं। वहीं जो सोशल मीडिया का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और वो भी 290 से 300 सीटों के बीच में इंडिया गठबंधन को देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बार का जो चुनाव है वो एक हिसाब से मीडिया के भी 2 भाग हैं। एक भाग जो एसोसिएशन के दौर से गुजर रहा है वो है नेशनल मीडिया चैनल। तो जो चैनल दिखा रहे हैं उनके प्रति अब उनके दर्शकों में भी इतना विश्वास नहीं रहा कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो हमेशा सत्ता की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और आम जनता का पक्ष वहाँ पर टीवी चैनल में नहीं रखा गया। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन हो, कहीं पर भी कोई आंदोलन और इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया। तो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया अपनी विश्वसनीयता को खो चुका है। वहीं सोशल मीडिया में जिस तरीके के पत्रकार और जो पत्रकार नेशनल टीवी से निकाले गए, जो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाते थे, वो सब सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 2 साल से छाए हुए हैं और उनके लाखों व्यूवर्स बन गए हैं, जो लाखों लोग पूरे देश भर में और विदेशों में भी उनको देख रहे हैं। तो ये जो चुनाव परिणाम है 2024 का, ये लोग अब 1977 के चुनाव से कंपेयर करने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब चुनाव परिणाम आए तो वो 1977 जैसे हो जाएं। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है जिस पर लोग अविश्वास कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है कि पूरे चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जिस तरीके से सत्ता पक्ष द्वारा किया गया है और चुनाव आयोग ने उसमें मौन साध के रखा है, कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अब ये लगता है कि चुनाव आयोग किसी भी तरीके से ऐन कैन प्रकरण सरकार को जिताने के लिए या मोदी जी की सरकार बनाने के लिए
किसी भी हद तक जा सकती है। यह लोगों के मन में एक शंका देखने को मिल रही है। यही शंका का कारण है कि लोगों में और क्यूरियोसिटी हो रही है कि चुनाव आयोग क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसमें क्या करेगा। बहरहाल जब ये सारी बातें आई तो विपक्षी गठबंधन इस बार बड़ी आक्रामक मुद्रा से चुनाव लड़ रहा है और फॉर्म 17C को लेकर जिस तरीके से जो परसेंटेज मतगणना का परसेंटेज बढ़ाने की बात कही गई थी, उसमें इन्होंने चुनाव आयोग को पटिए पे लाके खड़ा कर दिया है कि चुनाव आयोग की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि फॉर्म 17C सब जगह अवेलेबल है और उसी के अनुसार मतगणना होगी, और जो हमने परसेंटेज बताया था तो वो अलग था, लेकिन जो हमने फॉर्म 17C की जानकारी दी थी तो वो पहले की तरह ही पोर्टल में थी, लेकिन वो नीचे की तरफ रखी हुई थी जिसे लोगों ने देखा नहीं और उसके कारण ये विवादों की स्थिति बनी है। बहरहाल जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है और अभी तक चुनाव के 2 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चक्रव्यूह रचा होगा उस चक्रव्यूह को फेल करते हुए अब यहाँ पर लोग महाभारत काल की भी चर्चा करने लगे हैं कि अभिमन्यु ने 6 द्वार तो चक्रव्यूह के तोड़ लिए थे, लेकिन 7वें द्वार से वो निकल पाने का रास्ता जब वो अर्जुन उनको बता रहे थे द्रौपदी को, तब वो सो गई थी और वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए कौरवों ने अभिमन्यु की वहाँ हत्या कर दी 7वें द्वार में। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के अंतिम 7वें चरण में जहाँ मतगणना होनी है और विपक्ष पूरी तरीके से सजग है, एकजुट है, और जिस तरीके से वो अब हर संसदीय क्षेत्र में मतगणना को लेकर सजग है, तो ये कहा जा सकता है कि यह चुनाव भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर पाए ये संभव नहीं होगा, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो सारे संसदीय क्षेत्रों में जिले के कलेक्टर होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, और ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भी आ जाता है कि यदि वो कोई गड़बड़ी करेंगे और वो प्रमाणित हो गई तो वो भी दंडित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक विश्वास विपक्ष को भी जागा है और लोगों में भी जागा है कि यदि मतगणना सही हुई तो चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक होंगे और 2024 में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें सभी क्षेत्रीय दल शामिल होंगे। तो कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस भी उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो होगी, लेकिन पूरे देश का प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। बहरहाल सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये कहना आज भी बड़ा मुश्किल है, और ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। लोग अभी तक इन सारी परिस्थितियों में ये कोई कहने वाला नहीं मिला कि नहीं मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है या इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लोग बट किंतु परंतु लगा के अपनी अपनी शंकाओं को जाहिर करते हैं या अपने अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। लेकिन चुनाव अब ख़त्म हो गए हैं, कल मतगणना हो जाएगी, और ये बात सही है कि इस चुनाव में राम मंदिर भी कोई मुद्दा नहीं बना, धार्मिक ध्रुवीकरण भी कुछ नहीं हुआ, और महंगाई बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा जो देश के हर हिस्से में देखने को मिला है। और उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ हिंदी भाषी पट्टी बोलते हैं, इस हिंदी भाषी पट्टी में भाजपा को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इससे भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं कर रही है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हर संसदीय क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश की है कि जहां पर भी वो गए हैं वहां से 4-5 संसदीय क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश करी है, तो इतनी मेहनत कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी। और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा लगता है कि केवल 3 ही स्टार प्रचारक रह गए थे, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी, और तीसरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब। उसके अलावा पार्टी के और अन्य नेता कहीं ऐसा देखने को नहीं मिले जिन्होंने इस चुनाव में कोई बहुत बड़ी भूमिका अर्जित की हो। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को ज़रूर लिया जा सकता है कि उन्होंने कई राज्यों में जाके भले कम सभाएं की, लेकिन सभा करके और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और उसके पास केवल 3 या 4 चुनाव प्रचारक हों जो पूरे चुनाव को संभालें, इसको लेके भी जनता और राजनीतिक हलकों में एक चिंता की लहर तो बनी हुई है। 9 बाल कितने, कल स्पष्ट हो जाएगा। 4 जून को शाम तक मतदान की स्थिति क्लियर हो जाएगी और अब देखते हैं किसका भाग्य खुलता है, किसका नहीं खुलता है। यहाँ एक बात और ज़रूर कहेंगे कि ज्योतिष में वो एक राजीव नारायण जी हैं जो पॉलिटिकल भविष्यवाणी पिछले 6 महीने से कर रहे हैं और उनकी भविष्यवाणियाँ भी सही साबित हो रही हैं। उन्होंने शुक्रवार की शाम को भी और इतवार को भी ये फिर से कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इस बार जो भी सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो अब सबके अपने अपने दावे हैं, किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों में, राजनेताओं में जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेताओं में इसकी क्यूरियोसिटी होना वो तो समझ आता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी आम आदमी के बीच में है कि सरकार किसकी बनेगी, ये आम आदमी जानना चाहता है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर कहना चाहूँगा, यहाँ समअप कर रहा हूँ कि 1977 की जो स्थितियाँ बनी थी वही स्थितियाँ 2024 में बनती हुई दिख रही हैं और लोग कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम 1977 जैसे ही 2024 में आ सकते हैं। नमस्कार।